अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम एवरीवन। आज से हम सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड की मैथमेटिक्स क्लास 9th और मैट्रिक के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स और एमसीक्यूज़ को कवर करेंगे चैप्टर बाय चैप्टर, जो कि आपको बोर्ड के एग्ज़ाम में भी काम आएंगे और जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं पीएसटी और जेईएसटी के स्पेशली उनको बहुत बेनिफिशियल होगा। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम चैप्टर नंबर 1 सेट्स। अच्छा, सेट्स को डिफाइन करने से पहले कुछ इम्पोर्टेंट नंबर ऑफ सेट्स हैं, उसकी वीडियो में ऑलरेडी बयान कर चुका हूँ, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। ईच एंड एवरीथिंग इसको काफ़ी डिटेल में मैंने समझा चुका हूँ, इंशाल्लाह आपको समझ में आ जाएगा। ओके, नाउ सेट। A set is a well-defined collection of distinct objects. Well-defined मतलब जो कि proper way में define किए गए हो, and distinct objects मतलब ऐसे objects जो कि repeat ना हो रहे हो। तो ऐसे तमाम objects की collection को हम set कहते हैं। Set को हम usually denote करते हैं capital letter से, and उसके elements को हम small alphabet से भी denote करते हैं। Notation of sets. Sets की तीन notation है, tabular form, descriptive form, set builder form। टेबुलर फॉर्म में हम एलिमेंट्स को दो ब्रैकेट्स में डिनोट करते हैं, नोटेट करते हैं, एंड डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में रिटन स्टेटमेंट, एंड सेट बिल्डर फॉर्म में हम कंडीशन, डिफरेंट कंडीशन के थ्रू हम सेट को खुद बिल्ड करते हैं। उसके बाद नल सेट और एम्प्टी सेट। एक ऐसा सेट जिसके पास कोई भी एलिमेंट्स ना हो उसको हम नल सेट कहते हैं, जो कि डिनोट होता है बाय एम्प्टी ब्रैकेट से या इस सिंबल से डिनोट होता है। मगर कभी भी नल सेट को हम इस सिंबल से डिनोट नहीं कर सकते, ये रॉन्ग वे है। उसके बाद फाइनाइट सेट एंड इनफाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट ऐसे सेट को कहते हैं जिसके एलिमेंट जो हो फाइनाइट हो, यानी लिमिटेड हो, काउंटेबल हो, तो वो फाइनाइट सेट होगा। इनफाइनाइट सेट में ऐसे एलिमेंट जिनको हम इजीली काउंट ना कर सके, ये एग्जांपल गिवन है आपके पास 1 2 3 4 अप टू इनफाइनाइट। अब ये इनफाइनाइट तक पता नहीं कहाँ तक जाएगा, हमें कोई आइडिया नहीं, तो ये एक इनफाइनाइट सेट होगा। इक्वल सेट। Two sets are said to be equal if they have same elements. दो सेट तभी इक्वल होंगे अगर उसके एलिमेंट जो है सेम है। फॉर एग्जाम्पल ए सेट है आपके पास ABC एंड B इज इक्वल टू ABC। अब इसके दोनों सेट्स के एलिमेंट्स जो है सेम है, तो ये A इज इक्वल टू B, ये इक्वल सेट होंगे दोनों। एग्जाम्पल नंबर 2 में आपके पास गिवन है X इज इक्वल टू 1 2 3 एंड Z इज इक्वल टू 2 1 3। अब यहाँ आपने नोट किया होगा कि यहाँ ऑर्डर जो है वो थोड़ा चेंज लिखा हुआ है, मगर एलिमेंट्स बिल्कुल सेम है। यहाँ भी 1 2 3 है, यहाँ भी 1 2 3 है, तो ये भी एक इक्वल सेट होगा। X इज इक्वल टू Z। इक्विवेलेंट सेट। टू सेट्स आर सेड टू बी इक्विवेलेंट इफ द क्वांटिटी ऑफ एलिमेंट इज सेम। अब यहाँ अगर क्वांटिटी ऑफ एलिमेंट सेम होगी तो ये इक्विवेलेंट होगा। एलिमेंट्स चाहे डिफरेंट हो सकते हैं, मगर क्वांटिटी सेम है तो ये इक्विवेलेंट होगा। एग्जाम्पल नंबर 1 A इज इक्वल टू 1 2 3 4 ABCD, तो A इक्विवेलेंट B। इसी तरह एक और एग्जाम्पल है C इज इक्वल टू AB एंड D इज इक्वल टू 1 2 3। अब यहाँ आपने नोट किया कि यहाँ दो एलिमेंट्स है और यहाँ तीन एलिमेंट्स है, तो ये सेट आपस में इक्विवेलेंट नहीं होता। सबसेट। अ सेट A, एक सेट है आपके पास A, ये एग्जांपल लिखी हुई है, इज सेड टू बी अ सबसेट ऑफ सेट B, जो कि B का सबसेट है, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ A इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ B। अगर A के तमाम एलिमेंट्स B में मौजूद हैं तो A सबसेट कहलाएगा B का। अब यहाँ A एग्जांपल में A इज इक्वल टू ABC और B आपके पास है ABCDE, तो A के तमाम एलिमेंट्स B में मौजूद हैं, तो ये A सबसेट है B का, जिसको हम डिनोट करते हैं इस सिंबल से। अब इसी तरह अगर पूछा जाए कि क्या B सबसेट है A का, तो आप कहेंगे नहीं, B इज नॉट अ सबसेट ऑफ A बिकॉज B के तमाम एलिमेंट्स A में मौजूद नहीं है। ओके, किसी भी सेट के दो सबसेट लाजमी होते हैं, एक नल सेट, नल सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, एंड एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, और हर सेट वो खुद अपने आप का भी एक सबसेट होता है। किस तरह, हम एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल A इज इक्वल टू 2 3। अब इसके सबसेट फाइंड करने, अब इसके सबसेट कितने बनेंगे वो हमें ये फार्मूला बताता है 2 पावर n, वेयर n इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स।
यहाँ नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 2 है, तो 2 पावर 2 हम लेंगे विच इज इक्वल टू 4। अब प्रॉपर सबसेट क्या है, इफ सेट ए इज अ सबसेट ऑफ सेट बी। अब एक सेट है ए जो कि सबसेट है सेट बी का, और ए और बी आपस में इक्वल नहीं है, ए और बी आपस में इक्वल नहीं है, ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है, तो ए प्रॉपर सबसेट भी होगा बी का। सबसेट तो है मगर अब ये प्रॉपर सबसेट भी होगा क्योंकि ए और बी आपस में इक्वल नहीं है। तो इसको हम डिनोट करते हैं इस सिंबल से, ये प्रॉपर सबसेट की सिंबल है। इसी तरह एक और एग्जांपल लें, a इज इक्वल टू 1 2 3 एंड b इज इक्वल टू अगेन 1 2 3, तो ये आपस में एक दूसरे के सबसेट हैं। a के तमाम एलिमेंट्स b में मौजूद हैं और b के तमाम एलिमेंट्स a में मौजूद हैं, ठीक है, मगर ये a और b आपस में इक्वल हैं, तो ये प्रॉपर सबसेट नहीं होगा मगर ये इम्प्रॉपर सबसेट होगा जरूर। ओके उसके बाद एक एग्जांपल लेते हैं, लेट a इज इक्वल टू abc फाइंड ऑल द सबसेट ऑफ a। अब इसके सबसेट फाइंड करने हैं, तो अगेन कौन सा फार्मूला अप्लाई करेंगे, 2 पावर n, n इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, यहाँ 3 है तो 2 पावर 3 आपको पता है किसके इक्वल होता है, 2 पावर 3 मतलब 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करवाना, तो 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8, मतलब इसके जो पॉसिबल सबसेट बनेंगे वो टोटल 8 बनेंगे। एक एम्प्टी ए बी सी, उसके बाद ए बी बी सी ए सी और ए बी सी, ये खुद भी एक सबसेट आ गया। पावर सेट, the set of all possible subset of a set is called power set। किसी भी सेट के तमाम पॉसिबल सबसेट को हम पावर सेट कहते हैं। पावर सेट को हम डिनोट करते हैं p ऑफ a से। इसकी एक एग्जांपल ले, a is equal to x, y and p of a is equal to फाइन। तो अगेन जिस तरह हम सबसेट्स फाइंड कर रहे थे तो बिल्कुल उसी तरह वही फार्मूला अप्लाई होगा, 2 पावर n, n is the number of elements which is 2 here, तो 2 पावर 2 किसके इक्वल होता है, यू नो ऑलरेडी 4 के इक्वल होता है। तो p ऑफ a जो इक्वल होगा वो दो ब्रैकेट्स भी लगेंगी बिकॉज पावर सेट में दो ब्रैकेट्स आ जाती है, और ये बाकी जिस तरह सबसेट हम फाइंड करते हैं, एक एम्प्टी, एक x और एक y और x x y, ये सबसेट होंगे, 4 सबसेट हो गए। अब इसी तरह एक और पॉइंट आपने कंसिडर करना है कि अगर एक एम्प्टी सेट गिवन हो और उसका पावर सेट फाइंड करना हो, तो एम्प्टी में कोई एलिमेंट्स नहीं होता, फार्मूला अगेन वही लगेगा 2 पावर n, तो एम्प्टी यहाँ एलिमेंट 0 है तो 2 पावर 0 1 के इक्वल होता है, तो यानी इसके जो पॉसिबल सबसेट बनेंगे वो 1 बनेगा। तो p ऑफ a इज इक्वल टू दो ब्रैकेट पावर सेट की और इस एम्प्टी सेट को हम अंदर रख लेंगे। इसी तरह इसको हम डिनोट जो कर सकते हैं वो पावर सेट को इस तरह भी कर सकते हैं, और पावर सेट को हम अंदर एक ए सेट लगाकर इसको भी हम डिनोट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट एग्जांपल है, अगर एक आपके पास इफ a इज इक्वल टू a, अब एक एलिमेंट आपको गिवन है तो इसका पावर सेट फाइंड करना है, तो 2 पावर n और 2 पावर 1 हो गया क्योंकि 1 एलिमेंट गिवन है, तो ये हो जाएगा 2, यानी इसके जो पॉसिबल सबसेट बनेंगे वो 2 बनेंगे, एक एम्प्टी और एक वो खुद। ऑपरेशन ऑफ सेट, यूनियन ऑफ सेट नंबर 1, तो यूनियन आपने ऑलरेडी पिछली क्लासेस में अच्छी तरह पढ़ा होगा। यूनियन, the union of two sets A and B is the set contains all elements in both sets। अब दो या दो से ज्यादा जो सेट्स हो और उसका अगर यूनियन फाइंड करना है तो सिंपली आप क्या करेंगे, उनको यूनाइट करके लिख लेना है, मिलाकर लिख लेना है। अब यहाँ एक सेट है A इज इक्वल टू 1 2 3 और B आपके पास है 1 2 3 4 5, तो इसका A यूनियन B क्या होगा, 1 2 3 4 5, जो एलिमेंट्स रिपीट हो रहे हैं उसको भी हमने एक ही बार लिखना है और दोनों को हमने मिलाकर लिख लिया, तो ये यूनियन है। इंटरसेक्शन में क्या होता है, अगर दो सेट आपके पास गिवन है ए और बी, तो जो कॉमन एलिमेंट्स होते हैं दोनों में, कॉमन या सेम, वही आपका रिजल्ट होता है। यहाँ बी और सी कॉमन थे तो हमारा ए इंटरसेक्शन भी आ गया बी कोमा सी। उसके बाद है डिफरेंट ऑफ टू सेट्स। अब डिफरेंस क्या है, अब फॉर एग्जांपल आपके पास दो सेट्स गिवन है, ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 एंड बी इज इक्वल टू 2 4 6 8। अब आपको फाइंड करना है a माइनस बी, यानी a में से सब्ट्रैक्ट करना है b को, तो a का सेट लिखेंगे माइनस b का सेट लिखेंगे। अब इन दोनों सेट्स में जो सेम डिजिट्स होंगे, सेम एलिमेंट्स होंगे, उनको हम कैंसिल कर देंगे। यहाँ सेम कौन से हैं, एक 2 सेम है
और एक 4 सेम है, तो 2 और 4 हो जाएंगे कैंसिल। बाकी जितने भी एलिमेंट्स फर्स्ट सेट में बचेंगे, सेट 1 जिसमें से हम माइनस कर रहे हैं यानी ए सेट में से, वही आपका रिजल्ट होगा। यहाँ कितने बचे, 2 और 4 कैंसिल होने के बाद आपके पास बचे 1, 3 और 5, तो ये आपका पास आ गया a माइनस बी। उसके बाद है सिमेट्रिक डिफरेंस। अब सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है? सिमेट्रिक डिफरेंस भी बेसिकली सब्ट्रैक्शन डिफरेंस की तरह ही होता है। अब इसमें फर्क ये है कि जो एलिमेंट सेम होते हैं उनको हम कैंसिल कर देते हैं। अब यहाँ थे 2 और 4, यहाँ भी 2 और 4, इन दोनों को मैंने कर दिया कैंसिल। अब बाकी दोनों में जितने भी एलिमेंट्स बचेंगे, दोनों में, ए में भी और बी में भी, वही आपका रिजल्ट होगा। अब यहाँ से बचा 1, 3, 5 और वहां 2 और 4 कैंसिल होने के बाद बचा 6 और 8, तो इन दोनों को मिला के हमने लिखना है, वो आ जाएगा ए डेल्टा बी यानी सिमेट्रिक डिफरेंस। यूनिवर्सल सेट, a set which contains all the sets under consideration। अब तमाम सेट्स मिलकर एक यूनिवर्सल सेट बनता है जिसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल यू से। अच्छा, इसकी एक बेहतरीन एग्जांपल ये है कि फॉर एग्जांपल आपके स्कूल में जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो तमाम एक यूनिवर्सल सेट है। और आप जो डिफरेंट क्लासेस बनी हुई हैं, क्लास 8, क्लास 9, क्लास मैट्रिक, क्लास 7, ये क्या है, ये डिफरेंट सेट्स हैं। तो ये डिफरेंट सेट बनकर आपके पास एक यूनिवर्सल सेट बनता है विच इज ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ योर स्कूल। कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, कॉम्प्लीमेंट क्या कहता है? कॉम्प्लीमेंट में ये होता है कि हमने यू में से माइनस करना होता है, यूनिवर्सल सेट में से माइनस करना होता है उसी सेट को जिसका हम कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर रहे हैं। अब फॉर एग्जांपल यहाँ आपके पास यू गिवन है और ए सेट गिवन है और ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, तो सिंपली उसके लिए फार्मूला ये है कि ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू माइनस ए। तो यूनिवर्सल सेट आपके पास ये आ गया, माइनस कर दिया ए को। माइनस किस तरह होता है आपको पता है, जो सेम एलिमेंट्स होंगे उसको हम कैंसिल कर देंगे, 1, 2, 3, 1, 2, 3 ये हो जाएंगे कैंसिल। और बाकी जो फर्स्ट सेट में बचेंगे, जो 4, 5, 6, 8, वही आपका फाइनल रिजल्ट होगा यानी ए कॉम्प्लीमेंट होगा। वेन डायग्राम, वेन डायग्राम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है सेट्स की, इंट्रोड्यूस्ड बाय इंग्लिश मैथमेटिशियन जॉन वेन इन 1881। वेन डायग्राम में यूनिवर्सल सेट को जो हम रिप्रेजेंट करते हैं वो रेक्टेंगल से करते हैं एंड जो डिफरेंट सेट्स होते हैं उसको हम सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये कुछ एग्जांपल्स है यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस की, कि किस तरह हम वेन डायग्राम में यूनियन और इंटरसेक्शन को डिनोट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो ए यूनियन बी फर्स्ट एग्जांपल है। ए यूनियन बी में हम क्या करते हैं, दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को हम मिला देते हैं आपस में। तो इसी तरह ए यूनियन बी में आपका जो रिजल्ट आएगा वो आपने फिल कर देना है इसको। इसी तरह ए इंटरसेक्शन बी में क्या होता है कि ए और बी में जो कॉमन एलिमेंट्स होते हैं वही आपका रिजल्ट होता है। तो यहाँ वेन डायग्राम में कॉमन एलिमेंट्स ये होते हैं, यानी ए और बी का जो कॉमन पार्ट है वो ये है, तो हमने इस पार्ट को हमने डार्क कर देना है। ए माइनस बी की एग्जाम्पल लें, तो a माइनस बी में क्या करते हैं, a में से b को माइनस कर देते हैं। तो यहाँ वेन डायग्राम में क्या हो रहा है कि b को निकाल दिया, b को हमने रिमूव कर दिया, बाकी a को हमने डार्क कर दिया, तो ये आपका a माइनस बी होगा। इसी तरह ये b माइनस ए और ये a डेल्टा बी। ऑर्डर्ड पेयर, ऑर्डर्ड पेयर्स क्या होते हैं? टू नंबर्स a and b listed in a specific order in parenthesis called ordered pair। अब फॉर एग्जांपल आपके पास एक सेट है जिसमें डिफरेंट एलिमेंट्स है और आप उसके दो पेयर की फॉर्म में दो एलिमेंट्स को लिस्ट करते हैं इन स्पेसिफिक ऑर्डर इन पैरेंथेसिस, एक स्मॉल ब्रैकेट में आप उसको लिस्ट करते हैं, तो ये ऑर्डर पेयर कहलाते हैं। ऑर्डर पेयर में जो फर्स्ट एलिमेंट होता है वो हमारा फर्स्ट कंपोनेंट कहलाता है और सेकंड एलिमेंट को हम सेकंड कंपोनेंट कहते हैं। उसके बाद हमने सेट में पढ़ा था कि 2,3 इक्वल होता है 3,2 के, बिकॉज इक्वल सेट्स में नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होने चाहिए, मगर ऑर्डर पेयर में 2,3 कभी भी इक्वल नहीं हो सकता 3,2 के। 2,3 अगर इक्वल होगा तो 2,3 के इक्वल होगा, अदरवाइज यानी फर्स्ट कंपोनेंट के इक्वल होना चाहिए और सेकंड कंपोनेंट के इक्वल होगा, फिर ही ऑर्डर पेयर आपस में इक्वल होंगे। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स, अब दो सेट है आपके पास,
for example a is equal to 2,3 and b is equal to a, b, c. अब इन दोनों सेट्स का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा a क्रॉस b वो इस तरह होगा कि हम a सेट के फर्स्ट एलिमेंट को हम एसोसिएट करेंगे b के तमाम एलिमेंट्स के साथ। यहाँ मैंने 2 को एसोसिएट किया a के साथ, फिर b के साथ, फिर c के साथ। ये 2, a, 2, b, 2, c इन द फॉर्म ऑफ ऑर्डर पेयर्स। उसी तरह हम अगेन a के सेकंड एलिमेंट को हम एसोसिएट करेंगे b के तमाम एलिमेंट्स के साथ। वो हमने यहाँ पर किया 3, a, 3, b, 3, c। तो ये a क्रॉस b आया है। अगर b क्रॉस a कहता तो हमारा हम जो एसोसिएट करते हैं वो b के एलिमेंट्स को a के साथ करते हैं। यानी इस कंडीशन में b क्रॉस a की कंडीशन में हमारा फर्स्ट कंपोनेंट जो आता वो b सेट में से होता। मगर यहाँ a क्रॉस b हम फाइंड कर रहे हैं तो यहाँ पर फर्स्ट कंपोनेंट जो हमारा आया है वो a का आया है, a सेट का। तो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट की डेफिनेशन है। ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है लिखे हुए हैं। इफ आइदर a और b इज एम्प्टी देन a क्रॉस b विल आल्सो बी एम्प्टी। अगर a और b में से कोई भी सेट आपका एम्प्टी होगा तो उसका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट भी होगा वो भी एम्प्टी होगा। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। एंड सेकंड पॉइंट ये है कि a क्रॉस b इक्वल नहीं हो सकता b क्रॉस a until and unless a सेट और b सेट आपस में इक्वल ना हो। बाइनरी रिलेशन। A binary relation from set A to set B is just a subset of A cross B. यानी ये जो बाइनरी रिलेशन है वो सबसेट होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट का। किस तरह? अब फॉर एग्जांपल आपके पास दो एग्जांपल्स हैं A और B सेट। तो इसका आपने कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड कर लेना है जो कि इसके इक्वल होगा। ठीक है, तो इसमें से कुछ हम ऑर्डर पेयर को उठा लें, ये x, 0 और y, 0 को, और इसको एक नाम दे दे R1 का, एक रिलेशन का। इसी तरह कुछ और पेयर मैंने उठाए और उसको एक और नाम दे दिया इस सेकंड रिलेशन का। तो ये जो रिलेशन बन रहे हैं ये इसके सबसेट हैं, तो ये रिलेशन ही कहलाते हैं बाइनरी रिलेशन। अब इस पे मजीद एग्जांपल्स को सोल्व करते हैं। ये एग्जांपल नंबर 2 है, आपकी बुक में ऑलरेडी गिवन है कि अगर a बराबर है 1, 2, 3, 4 के, तो a क्रॉस a क्या होगा? आपको पता है a क्रॉस a फाइंड करने के लिए a सेट को इसी के साथ हम क्या करेंगे? एसोसिएट करेंगे। तो अब रिलेशन 1 किस तरह बना रहा है कि रिलेशन 1 में कह रहा है कि R1 बराबर है x, y, x इज द फर्स्ट कंपोनेंट एंड y इज द सेकंड कंपोनेंट, सच डेट x और y जो बिलोंग्स कर रहा है वो a सेट से कर रहा है। इसी तरह एंड दूसरी कंडीशन क्या कह रहा है कि y ग्रेटर देन x, यानी ऐसे आपने पेयर उठाने हैं जिसमें y ग्रेटर हो x से। तो सेकंड कंपोनेंट कौन से ग्रेटर है x से? ये 1, 1 तो आपस में इक्वल है। ये 1, 2 इसमें y की वैल्यू यानी सेकंड कंपोनेंट है वो फर्स्ट कंपोनेंट से ग्रेटर है, तो ये एक रिलेशन में आ गया। इसी तरह 1, 3 इसमें भी सेकंड कंपोनेंट जो है 1 से ग्रेटर है, तो यहाँ हमने इसको लिस्ट कर दिया 1, 3। इसी तरह ये 1, 4 और ये उसके बाद ये 2, 1 नहीं लिखा इसने। क्यों? क्योंकि ये y ग्रेटर x से नहीं है बल्कि ये x से लेस है, तो यहाँ 2, 1 नहीं आया। इसी तरह 2, 2 भी नहीं आया क्योंकि ये इक्वल नहीं पूछ रहा। उसके बाद 2, 3 इसने लिस्ट कर दिया है क्योंकि x की वैल्यू ग्रेटर है y की वैल्यू से। उसके बाद ये 2, 4 और ये 3, 4। अब ये भी आपके पास एमसीक्यूज में आ सकता है कि अगर आपके पास एक रिलेशन गिवन हो, यानी एक कार्टेशियन प्रोडक्ट गिवन हो और उसमें से आप रिलेशन फाइंड करना हो इस तरह, तो आप इजीली कर सकते हैं। उसके बाद रिलेशन 2 में क्या गिवन है कि x, y सच डेट एक्स वाई बिलोंग्स कर रहा हो a से एंड y इज इक्वल टू x। अब इसमें से a से ऑर्डर पेयर हमने सिलेक्ट करने जिसमें y और x आपस में इक्वल हो, तो वो जो रिलेशन बनेगा वो 1, 1, 2, 2, 3, 3 और 4, 4 आएगा। उसके बाद एग्जांपल नंबर 3 है राइट ऑल द बाइनरी रिलेशन इन a, b। अब ये भी आपके पास एमसीक्यूज आ सकता है। अगर एक सेट आपको गिवन हो और वो आपसे पूछ सकता है कि इसके जो बाइनरी रिलेशन बनेंगे वो कितने बनेंगे, तो सबसे पहले इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करना है a क्रॉस a, यानी इसी सेट को हमने a से ही आपस में एसोसिएट करना है, तो उसका जो रिलेशन बनेगा वो कुछ इस तरह बनेगा। अब इसके जो पॉसिबल सबसेट बनेंगे, किसी भी सबसेट में आपको पता है एक एम्प्टी
और एक वही सबसेट जिसका हम सबसे ले रहे हैं वो वो तो लाजमी होते हैं। तो ये आपने देखा, ये एम्प्टी और ये एक सबसेट जिसका हम फाइंड कर रहे हैं वो ऑलरेडी गिवन है। इसके अलावा भी बहुत से सबसेट गिवन है। अब ये सबसेट किस तरह है, ये वही फार्मूला अप्लाई किया हुआ है 2 पावर n। तो यहाँ एलिमेंट्स कितने हैं टोटल, ऑर्डर पेयर कितने, 1 2 3 4, यानी 2 पावर 4। 2 पावर 4 इक्वल होता है 16 के। तो यहाँ टोटल जो रिलेशन बने हैं वो 16 बने हैं। तो इसी तरह ये आपके पास एमसीक्यूज आ सकता है। तो डोमेन, डोमेन एंड रेंज ऑफ अ बाइनरी रिलेशन। अब कोई भी आपके पास एक रिलेशन गिवन हो, उसके जो फर्स्ट एलिमेंट्स होते हैं वही आपकी डोमेन कहलाती है। यहाँ फर्स्ट एलिमेंट क्या है, x और y है, तो डोमेन रिलेशन क्या होगा, x और y। इसी तरह जो सेकंड एलिमेंट होता है ऑर्डर पेयर में या रिलेशन में, तो वो आपका कहलाता है रेंज ऑफ अ रिलेशन। तो रेंज रिलेशन क्या है यहाँ पर, 1 और 2। ओके, नाउ फंक्शन। फंक्शन को हम डिफाइन करते हैं एग्जाम्पल के साथ साथ, ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। लेट a and b be any two set and r be any binary relation। तो दो आपके पास सेट है, एक a x, y, z एंड b 1 3 5, और एक रिलेशन आपको गिवन है x1 y3 और z5। यहाँ y नहीं, यहाँ z था, मैंने गलती से y कर लिया। अब इस रिलेशन को देख के हमने इमेज ड्रा कर ली कि x को x1 के साथ एसोसिएट है तो x1 के साथ एसोसिएट हो गया, y3 के साथ है तो ये y3 के साथ, और z5 के साथ एसोसिएट हो गया। ठीक है, तो उसके बाद अगेन आ जाते हैं डेफिनेशन पे। लेट a and b be any two sets and r be any binary relation, then r is called a function। r फंक्शन कहलाएगा from a to b if दो कंडीशन कौन सी है, अगर डोमेन रिलेशन आपका a के इक्वल आ गया, और दूसरा ये कि एवरी एलिमेंट ऑफ a इज एसोसिएटेड एग्जैक्टली वन एलिमेंट ऑफ b। यानी a के तमाम एलिमेंट्स एसोसिएट होने चाहिए b के तमाम एलिमेंट्स के साथ, और सिर्फ वन टाइम, कोई b सेकंड टाइम ना हो। तो यहाँ हम पहली कंडीशन देखते हैं कि इस सेट में डोमेन क्या है। डोमेन आपको पता है, जो किसी भी रिलेशन में जो फर्स्ट एलिमेंट होता है वो डोमेन होता है। तो ये x और ये y और ये z क्या है, डोमेन है। तो डोमेन रिलेशन इज इक्वल टू x, y, z विच इज इक्वल टू a सेट, विच इज इक्वल टू a के बराबर आ गया। तो ये पहली कंडीशन हमारी ट्रू हो गई। उसके बाद सेकंड कंडीशन क्या कह रहा था कि एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज एसोसिएटेड एग्जैक्टली वन एलिमेंट ऑफ बी। अब यहाँ ए के तमाम एलिमेंट्स देखें कि बी के तमाम एलिमेंट के साथ एसोसिएट कर रहे हैं और सिर्फ वन टाइम कर रहे हैं, कोई भी रिपीट नहीं हो रहा। तो ये क्या कहलाएगा, ये एक फंक्शन कहलाएगा। उसके बाद कुछ दो एग्जांपल्स और लेते हैं और देखते हैं कि ये फंक्शन है या नहीं। अब ए आपके पास गिवन है और बी भी। इसी तरह एक रिलेशन आपके पास गिवन है x1 x5 z1 z5। अब इस रिलेशन को देख के ही हमने फिगर ड्रा की है। x1 के साथ एसोसिएट कर रहा है तो x1 के साथ एसोसिएट कर लिया, उसके बाद x5 के साथ तो ये x को 5 के साथ एसोसिएट कर लिया। इसी तरह z1 के साथ एसोसिएट हो रहा था तो उसको z को 1 के साथ एंड z5। अब पहली कंडीशन क्या है कि डोमेन रिलेशन आपका ए के इक्वल आना चाहिए। तो यहाँ डोमेन क्या आ रही है, यहाँ x आ रहा है और z आ रहा है, y नहीं आ रहा। तो डोमेन रिलेशन इज इक्वल टू x, z विच इज नॉट इक्वल टू a। तो ये पहली कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई। तो मतलब ये फंक्शन एक नहीं है, दिस इज नॉट अ फंक्शन। इसी तरह सेकंड एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल सेम है बट रिलेशन को चेंज कर लिया है। तो रिलेशन में आपके पास गिवन है x1 y3 z1 z5। इसी रिलेशन को देख के आपने एक इमेज ड्रा कर ली। x को 1 के साथ एसोसिएट किया, y को 3 के साथ, और z को 1 के साथ एसोसिएट भी किया और 5 के साथ भी आपने किया। उसके बाद अब कंडीशन देखते हैं कि डोमेन रिलेशन आइदर a के इक्वल है या नहीं। तो यहाँ डोमेन आपने चेक करें कि यहाँ डोमेन है x, y और z। तो ये डोमेन रिलेशन इज इक्वल टू एक्स वाई जेड विच इज इक्वल टू ए, जो कि ए सेट के इक्वल है। मतलब पहली कंडीशन आपकी यहाँ ट्रू हो गई। अब सेकंड कंडीशन देखते हैं कि एवरी एलिमेंट ऑफ ए एसोसिएटेड एग्जैक्टली वन एलिमेंट ऑफ बी। मगर यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये जेड जो है बी के दो एलिमेंट्स के साथ एसोसिएट कर रहा है। तो इससे हमें पता चला कि सेकंड कंडीशन जो है वो फॉल्स है। तो ये एक फंक्शन नहीं होगा।
फंक्शन एग्जाम्पल 2 को देख लेते हैं। दो सेट आपके पास गिवन है और एक फंक्शन गिवन है। इस फंक्शन को देख के ही एक फिगर भी ड्रा की हुई है। तो ये x जो एसोसिएट हो रहा है 1 के साथ, इसका मतलब होता है ये जो 1 क्या है, 1 इमेज कहलाएगा x का। इसी तरह y जो है एसोसिएट हो रहा है 2 के साथ, तो 2 कॉल्ड द इमेज ऑफ y। एंड 3 या 3a के साथ कोई एसोसिएट नहीं हो रहा, तो 3 की कोई इमेज नहीं है। इसी तरह z जो है, z एसोसिएट हो रहा है 4 के साथ, तो 4 इमेज कहलाएगा z का। तो इसी तरह आपके पास MCQs भी आ सकते हैं कि इमेज क्या होते हैं, तो वो आपको आइडिया हो जाएगा। और x एसोसिएट हो रहा है 1 के साथ, तो उसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, f of x is equal to 1. Now types of function. First one is onto function. A function from a to b is called an onto function if range function is equal to b. अब एक फंक्शन में अगर रेंज जो है वो आपकी b सेट के इक्वल आ गई, तो वो फंक्शन एक onto फंक्शन कहलाएगा। किस तरह, एक एग्जांपल गिवन है, let a is equal to xyz and b is equal to 1, 2. तो इसका जो फंक्शन है x, 1, y1 और z2। अब ये फंक्शन गिवन है और इसकी रेंज क्या है, रेंज आपके पास गिवन है 1 और 2। तो रेंज फंक्शन इज इक्वल टू 1, 2 विच इज इक्वल टू सेट b। तो ये एक ऑन टू फंक्शन कहलाएगा, 1 to 1 फंक्शन। अब 1 to 1 फंक्शन क्या है, इफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ऑफ सेट a एसोसिएटेड विद डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ऑफ b। अब यानी दो अगर आपके पास सेट गिवन हो, तो वो आपस में डिस्टिंक्ट एलिमेंट के साथ एसोसिएट हो, यानी कोई भी एक एलिमेंट दो एलिमेंट के साथ एसोसिएट ना हो, यानी सेपरेटली एक दूसरे के साथ एसोसिएट हो, तो वो एक फंक्शन 1 to 1 फंक्शन कहलाएगा। ओके, उसके बाद है 1 to 1 एंड ऑन टू फंक्शन। अब दोनों फंक्शन, अगर एक फंक्शन 1 to 1 भी है और ऑन टू फंक्शन है, तो वो 1 to 1 एंड ऑन टू फंक्शन कहलाएगा। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम फॉर अ प्लेन। इस प्लेन में आपको दो लाइंस नजर आ रही हैं, एक हॉरिजॉन्टल लाइन और एक वर्टिकल लाइन। इस हॉरिजॉन्टल लाइन को हम कहते हैं एक्स एक्सिस एंड इस वर्टिकल लाइन को हम कहते हैं वाई एक्सिस। और इन दोनों लाइंस का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो ये है, और इसको हम कहते हैं ओरिजिन। और ओरिजिन पर एक्स और वाई की वैल्यू हमेशा 0 होती है, तो इसी को हम कहते हैं एक्स वाई प्लेन या कार्टेशियन कोऑर्डिनेट प्लेन। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये जो वैल्यूज हैं, ये तमाम वैल्यूज x की पॉजिटिव होती हैं और ये वाली तमाम वैल्यूज नेगेटिव होती हैं। इसी तरह ये y की वैल्यूज पॉजिटिव होती हैं और ये तमाम वैल्यूज y की नेगेटिव होती हैं। और ये जो x एक्सिस है, x एक्सिस पे y की वैल्यू हमेशा 0 होती है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट डाउन कर लें। इसी तरह y एक्सिस पे x की वैल्यू हमेशा 0 होती है। अच्छा, इस प्लेन में आपको 4 पोर्शन नजर आ रहे हैं। इस पोर्शन को हम कहते हैं क्वाड्रेंट्स। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट कहलाता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट कहलाता है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट कहलाता है। सीक्वेंस में आपके पास सवाल आ जाए कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में x की वैल्यू और y की वैल्यू क्या होती है, तो आप कहेंगे x की वैल्यू भी पॉजिटिव होती है और y की वैल्यू भी पॉजिटिव होती है। इसी तरह सेकंड क्वाड्रेंट की बात करें, तो सेकंड क्वाड्रेंट में x की वैल्यू नेगेटिव होती है और y की वैल्यू पॉजिटिव होती है। और थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों ही नेगेटिव होती है। इसी तरह फोर्थ क्वाड्रेंट में y की वैल्यू नेगेटिव होती है और x की वैल्यू पॉजिटिव होती है। अच्छा, अब आपके पास एक ग्राफ पेपर गिवन है और एक पॉइंट गिवन है, पॉइंट 3,2। ये पॉइंट इस ग्राफ पेपर में कहां पर लाई करेगा, वो अभी हम लर्न करेंगे। इससे पहले ये आपको पता होना चाहिए ये 3 और 2 क्या हैं। तो किसी भी ऑर्डर पेयर में जो फर्स्ट वैल्यू होती है वो x की होती है और सेकंड वैल्यू को हम y की वैल्यू कहते हैं। इसी तरह x की वैल्यू को हम एब्सिसा कहते हैं और y की वैल्यू को हम ऑर्डिनेट कहते हैं। अब इस पॉइंट की तरफ आए, तो यहाँ 3x की वैल्यू है और वो पॉजिटिव है, और y जो है वो 2 है और वो भी पॉजिटिव है। तो x पॉजिटिव यहाँ पर होता है और y पॉजिटिव यहाँ पर होता है।
तो हम x की वैल्यू को देखते हैं, ये 0 1 2 और ये 3 यहाँ पर आ गया। इसी तरह y क्या है, यहाँ 2 है, तो ये 0 1 और ये 2 यहाँ पर आ गया। तो इन दोनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है 3 का और 2 का, वो ये पॉइंट है। तो मतलब ये जो पॉइंट लाई करेगा वो इस पॉइंट पे लाई करेगा।